जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सदुल्ला बहरिया टाउन कराची से। और आज की वीडियो में मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब, जो कि पंजवानी इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज़ के जो है चेयरमैन हैं। सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब एक रियल स्टेट के लेजेंड है और बहुत सारे बिल्डर्स जो कि बहरिया टाउन कराची में या कराची के अंदर जो वो काम कर रहे हैं उन सबके जो है ये उस्ताद हैं। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान के अंदर जैसे कि रियल स्टेट के हवाले से रियल स्टेट की एजुकेशन के हवाले से, प्रॉपर एजुकेशन के हवाले से कोई भी इंस्टीट्यूट जो है मौजूद नहीं था। सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब वो वाहिद एक ऐसे जो वो बंदे हैं कि जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट जो है इन्होंने ये ऑर्गेनाइज और इसको जो है वो अरेंज किया है। तो सर बहुत शुक्रिया, आप हमारे ऑफिस में आपने हमें टाइम दिया है। सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब के साथ हम बहरिया टाउन कराची की मार्केट के हवाले से हम लोग बात करेंगे और ख़ास तौर पर जो सुप्रीम कोर्ट के जो अभी रिसेंटली जो केस जो है वो चल रहा है और इसके अलावा SPC के जो मामला चल रहे हैं, इसके ऊपर हम सर का एक जो है एक्सपर्ट ओपिनियन जो है वो लेंगे। और क्योंकि सर की जो बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो कराची की जो लैंड है उनके हवाले से एक अच्छी जो लैंड के मामला है उनके हवाले से एक अच्छी ग्रिप जो है वो सर अमानुल्लाह पंजवानी साहब की है। तो सर सबसे पहले हम अपनी बात का आगाज़ करेंगे कि जब रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का केस जो है वो चल रहा है तो इसके हवाले से लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान है कि पता नहीं कोई बहरिया टाउन जो है वो इलीगल होने जा रहा है या बहरिया टाउन के ऊपर कोई बिल्डोज़र आ जाएगा और सारी बिल्डिंग जो है वो गिर जाएंगी बहरिया की। तो इसके हवाले से आप क्या जो है लोगों को पैगाम देंगे इस केस के हवाले से? देखिए, आपको बताऊं कि इससे पहले कभी भी इस तरह पाकिस्तान की हिस्ट्री है कि कभी भी नहीं हुआ कि पूरा कोई प्रोजेक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया जाए, सिवाय एक नस्टा टावर का जो केस था वो अभी भी डिस्प्यूटेड है और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और हमारी अदलिया को 139 नंबर से 130 नंबर पर लाने में उस फैसले का बड़ा अहम किरदार है। तो ये कि अदरवाइज़ अगर देखा जाए पूरे सिनेरियो में तो पाकिस्तान में कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो किसी ने टेक ओवर कर लिया हो। बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं इससे सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को लेकर कि पता नहीं क्या हो जाएगा, बिल्डिंगें गिर जाएंगी, कब्जा हो जाएगा, कुछ चीज़ें टेक ओवर कर लेगी कोई अथॉरिटी। एज सच कोई ऐसी लॉ के अंदर ये चीज़ मौजूद ही नहीं है कि कोई इस प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर सकता है। ये अपने बेस के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं 2007-8 से जो है लैंड्स का काम करता हूँ, ख़ास तौर पर जो बड़ी ज़मीनें होती हैं। तो मुझे अंदाज़ा है कि यहाँ इस दया कॉन्कर के अंदर और दया लांगेजी के अंदर लैंड का स्टेटस क्या है। ये शायद आपके व्यूवर्स के लिए बड़ी नई टर्म्स होंगी कि ये मैं क्या कह रहा हूँ, मगर ये थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो अंदाज़ा होगा कि बहरिया टाउन जिस जगह एग्जिस्ट करता है वहाँ प्राइवेट लैंड भी है, सर्वे लैंड भी है, नाकला ज़मीन भी है, कबूली ज़मीन भी है, नाकबूली ज़मीन भी है। तो ओवरऑल लैंड डिफरेंट टाइप्स की लैंड है जो बहरिया ने मुख्तलिफ तरीक़ों से टेक ओवर की हैं। इस पर जो सबसे ज़्यादा डिस्प्यूटेड लैंड होती है वो सरकारी ज़मीन होती है और यही ब्लेम है सुप्रीम कोर्ट का, यही मसला है। ये इसी चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि चूँकि बहरिया ने ये ज़मीनें ली हैं और वो गैर कानूनी तरीके से ली हैं, इसके लिए ये इसके ऊपर जुर्माना इम्प्लीमेंटेशन की गई है। इसको मैं आपको थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करूँ। ये अकॉर्डिंग टू एक लॉ है पाकिस्तान का, लैंड ऑफ एक्विजिशन एक्ट, जिसके तहत जो सरकारी ज़मीन है अगर किसी बिल्डर की हदूद के अंदर, बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट होता है उसकी हदूद के अंदर वो ज़मीन आ जाती है सरकारी ज़मीन, तो ये बिल्डर का राइट होता है कि वो उसको ख़रीद सकता है। और हकीकतन बताऊँ आपको 1 लाख रुपए एकड़ में, 2 लाख रुपए एकड़ में ये लीगल प्राइस है। बाकी और ऊपर आपको पता आउट ऑफ दी पॉकेट मनी दी जाती है, हमारे यहाँ पूरा कल्चर है इसके बगैर। तो ये कि वो अलग मैटर है। बाकी बहुत इसके जो चालान होते हैं वो 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए एकड़ ही होती है, जिसका रेफरेंस अभी कोर्ट में इसके जो वकला हैं बहरिया टाउन के उन्होंने दिया भी है रेफरेंस कि भाई हमें क्यों मतलब इतनी महंगी ज़मीन दी जा रही है जबकि और 1 लाख रुपये। हकीकत में ये जो है वो ये रेट, ये है सरकारी रेट है। अब मुझे एक बात बताइए, सरकार के अपने रेट के तहत अगर किसी ने कोई ज़मीन परचेस किया, चाहिए एक और लॉ इसके अंदर, लैंड ऑफ एक्विजिशन एक्ट के अंदर ये एक्ट पाबंद करता है बिल्डर को कि वो ये ज़मीन जो है वो रफ़ाई मकासद के लिए इस्तेमाल करेगा, हाउसिंग के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता। मेरा इस पॉइंट को समझिएगा कि जितनी भी लैंड सरकारी है वो बहरिया टाउन को, क्या हर बिल्डर को ये रिटर्न में लिखा जाता है कि इसको ये एमिनिटीज़ के तौर पर इस्तेमाल करेगा। अब मैं इसकी मिसाल दूँ आपको बहरिया टाउन के हवाले से। बहरिया टाउन में इतने बड़े बड़े रोड, इतनी बड़ी मसाजिद, स्पोर्ट सिटी, गोल्फ सिटी, ये सब जो नाम है स्पोर्ट सिटी, ये पब्लिक वेलफेयर के नाम है, ठीक है, जो नाम रखे गए। इतने बड़े बड़े रोड, इतनी बड़ी बड़ी एमिनिटीज़ ये इसलिए रखी गई कि इन्होंने रूल को फॉलो किया है
अब ये कोई जो है ना आम आदमी नहीं समझता, हमारे यहाँ जो सॉरी टू से आम इन्वेस्टर है या यहाँ के बहुत बड़े ब्रोकर्स भी हैं, उनको वो ये चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं करते। आप देखें, अगर ये एमिनिटीज़ के लिए जगह नहीं छोड़ते और उसकी जगह ये हाउसिंग प्लान कर देते, मकानात बना देते, विलास बना देते, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता। हो सकता है कुछ वायलेशन की हो इन्होंने भी इस एक्ट की, कि अगर 70% इन्होंने अगर एमिनिटीज़ में यूज़ किया, 30% इन्होंने वहाँ प्लॉट काट दिए, ये एक वो है। तो ये कि अगर देखा जाए तो एक और बात बड़ी बड़ी की जाती है कि भाई कब्ज़ा कब्ज़ा कब्ज़ा। यार ये मैं इस लैंड के डायनामिक्स को 2007 से जानता हूँ। बहरिया ने यहाँ बाइंग शुरू की थी तो 2010 से 9-10 से बाइंग शुरू की थी, लॉन्चिंग प्रॉपर 2014-15 में हुई थी। तो मुझे पता है कि यहाँ क्या लैंड थी, किन जोखियों की, किन गबूलों की ज़मीनें थी। वो बेचारे इतने गरीब थे कि वो मेरे पास आज भी इस जगह के पेपर रखे हुए हैं मेरे पास। 25-25 हज़ार रुपये एकड़ में ज़मीनें लेने वाला कोई नहीं होता था। बंजर ज़मीन, यहाँ कोई खेती बाड़ी या बंजर पार्ट अगर आप देखें तो इलाका ऐसा था, आमतौर पर कहा जाता है ये अरबों रुपए की ज़मीन थी, खरबों रुपए की ज़मीन थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना मैनिपुलेट की जा रही हैं। मुझे नहीं पता। देखिए मैं आपको सच्चा बिल्कुल टू दी फ्रैंक बताऊं, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है बहरिया से, मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है बहरिया से कि मैं कोई उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ, मैं रिसर्च पे काम करता हूँ, रिसर्च बेस्ड प्रूफ है। अगर किसी को प्रूफ देखने हैं मेरे इंस्टीट्यूट तशरीफ ले आइए, क्योंकि हम सब्जेक्ट पढ़ाते भी हैं अपने स्टूडेंट्स को। हमारे हर स्टूडेंट जो अवेयर है इन चीज़ों से, तो वो बड़ा रिलैक्स है, पता है इनको कुछ नहीं होना। तो जो भी ऑर्डर आ जाए, कुछ भी हो जाए, इस प्रोजेक्ट को कुछ नहीं होना। मैं आपके तवज्जुह से, आपके चैनल के तवज्जुह से, जो आपके व्यूवर्स हैं, आपके इन्वेस्टर हैं, उनको मैं यकीन दिला सकता हूँ कि भाई अपनी इन्वेस्टमेंट आपकी सेफ है, सिक्योर है। बस जल्दी ना करें, अभी ना बेचें, ये बेचने का टाइम नहीं है, क्योंकि इतनी रूमर्स क्रिएट की गई है मार्केट में कि जो है ना वो आपको आधे से भी कम पैसे मिलेंगे। जिस रेट में बहरिया ने सेलिंग की थी, आज वो रेट नहीं पहुंचा इतना। जैसे मैं अभी असद साहब आपसे बात कर रहा था कि 15 लाख रुपए में 5 मरले का प्लॉट, ऐसा ही है ना। आज 15 लाख रुपए का कहीं है बहरिया में, नहीं है, इससे ऊपर ही है। तो मतलब ये है कि ज़्यादा पैनिक नहीं हो। ये मुख्तलिफ यूट्यूबर जो हैं अपने थंबनेल्स लगा लगा के एक पैनिक क्रिएट कर रहे हैं मार्केट में अपनी व्यूअरशिप्स और लाइक्स और सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए। इससे कुछ नहीं होगा इस प्रोजेक्ट को, अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। जैसे ज़मीनों वाले मामला के ऊपर भी जो रिसेंटली जो हियरिंग हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जो पॉइंट रेज़ किया था वो ये था कि आपने जो ये ज़मीन है आपने ख़रीदी किससे, कि आपने किसी सरकारी ज़मीन खरीदी, किससे खरीदी है। तो बहरिया टाउन के वकील ने कहा कि हमने MDA से खरीदी। अब MDA से सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि आपने ये ज़मीन आपने कहाँ से ली है। अगर ये लोगों की प्राइवेट मल्कियत की ज़मीन थी तो आपने वो किस तरह से ले ली। अगर आपकी अपनी ज़मीन तो फिर आप देते बहरिया को, लेकिन ये लोगों की प्राइवेट ज़मीन है, तो इसके ऊपर आप क्या। देखिए बिल्कुल बड़ा अच्छा सवाल किया आपने, बड़ा रेलिवेंट सवाल था ये। बेसिकली जो ज़मीन होती है ना इस तरह की, जैसे ये दिया कॉन्कर है, इसमें कुछ है प्राइवेट लोगों की ज़मीन है जो अंग्रेज़ों के ज़माने में अलॉट हुई थी, अंग्रेज़ के दौर से अलॉटेड थी। यहाँ बोर्ड बने हुए थे, वहाँ लोग सालों से रह रहे थे। एक तो वो स्टेटस है जो खरीदी गई, ठीक है। दूसरी ऐसी होती है बिल्कुल खाली ज़मीन होती है जहाँ कुछ कब्जा नहीं होता, कोई आबादी नहीं होती, वो सरकारी ज़मीन होती है और वो उसका कस्टोडियन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। पूरे पाकिस्तान की ज़मीन का, सिर्फ यहीं का नहीं, पूरी पाकिस्तान में जितनी भी सरकारी ज़मीन है उसका कस्टोडियन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। वो कंसर्न अथॉरिटी को अलॉट करता है, उसको देता है। मिसाल के तो अगर ये MDA के जुडिक्शन में है बहरिया टाउन तो उसने MDA को दी। अगर फर्ज कीजिए DHA भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लेता है, KPT, पोर्ट कासम, KMC, तकरीबन 18 अथॉरिटीज़ हैं कराची में। मैं कराची के अगर सिनेरियो में बात करूं तो ये सब की सब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से लैंड परचेज करती हैं उसी रेट पर जो मैंने आपको रेट बताया। वो अथॉरिटी फिर आगे करती हैं। मैं आपको अगर एक बात बताऊं, मैं एक बहुत सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के जो मेंबर्स हैं उन्होंने मुझसे बात की थी कि पंजवानी साहब अगर हम इसको नोटिस देने आए ना मुख्तलिफ अथॉरिटीज़ को तो पूरा कराची गैर कानूनी है। गुलशन इकबाल की पेमेंट अभी तक नहीं हुई, जौहर की पेमेंट अभी तक नहीं हुई, यानी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को KDA ने पेमेंट नहीं की है। मगर आप देख रहे हैं हम उसका कोई तोड़ सकता है गुलिस्तान जौहर को या तोड़ को, ऐसे पूरे कराची का ये हाल है। तो ये सब वो है, इसमें कोई वो लॉजिक नहीं है। बेसिकली जो है ये स्ट्रॉन्ग स्टेटस होता है जो प्राइवेट लैंड है या जिसको हमारी ज़बान में सर्वे या मौरूसी ज़मीन कहते हैं, जिसको आसानी से आप समझ लें कि मौरूसी इसलिए होती गई है नस्ल दर नस्ल चली आ रही है, वो परचेज की गई है, वो कब्जा नहीं की गई।
वो कब्जा कर भी नहीं सकता बंदा। कोई एक भी वारिस अगर कोर्ट के अंदर चला जाए ना तो वो पूरा प्रोजेक्ट हैंग हो जाता है। कोई भी एक वारिस आपने सुना होगा बैरिया टाउन कराची का, कोर्ट के अंदर नहीं गया, ठीक है। इंडिविजुअल लोग जो है वो उस तरह हरकतें करते हैं, बाकी कोई वारिस ने केस नहीं किया आज तक, एक ने किया था, ये मैं आपको बताऊं, रिकॉर्ड पर है, बाबा खैरू उसका नाम था, बैरिया टाउन में उसका गांव आज भी आबाद है, उसने केस किया था और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया था बैरिया टाउन को कि आप ये कोर्ट की बाउंड्री वॉल लगा दें और इनको न छेड़े, उनको एक्सेस दे दें, उनको रास्ता दे दें। आज भी वो कोर्ट मौजूद है, यानी कि जो प्राइवेट लैंड है वो एज इट इज अभी भी बैरिया के अंदर वो मौजूद है, बाउंड्री वॉल लगा कर बैरिया ने अलग कर दिया है, रोड भी एक्सेस दिया हुआ है, बाउंड्री वॉल भी दी हुई है। अभी उनका कुछ अर्से पहले इंतकाल हुआ है, तो अब वो भी इसके वारिस जो है उसको बेच रहे हैं बैरिया को। अब ये बैरिया की मर्जी है कि उसको परचेज करते हैं कि नहीं करते। तो भाई ये प्राइवेट लैंड जो है ना, ये कोई इस पे कब्जा कर ही नहीं सकता, जबरदस्ती बोलते हैं ना, लैंड ग्रैबर है, कब्जा है। कोई भी कोर्ट में जाएगा 2-4 इनिशियल हेयरिंग पर जो है ना कोर्ट डिसीजन दे देती है अनोटी के हक में। अगर यानी कि बैरिया कर सकता होता तो जितने गोट बैरिया टाउन के अंदर आबाद है तो बैरिया इनको भी अपनी जमीन के अंदर जो है वो लिया था। ये नुकता आपने जो बताया कि वो नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर, इसलिए वो गोट उसी तरह से ये बात बिजनेस बैरिया से जो है वो चल रहा है, वहाँ पर वो अपने कारोबार भी कर रहे हैं, वहाँ पर मार्केटिंग भी बनी हुई है, वहाँ पर वो जमीनें भी बेच रहे हैं, सब कुछ जो है उसी तरह से ही वो जो है बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर, एक और चीज़ बताइएगा, अभी सुप्रीम कोर्ट का जो भी केस चल रहा है, अभी 23 तारीख को जो है दोबारा उसकी हियरिंग है, उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि आप जो है जाएं और उसका सर्वे करके आए बैरिया की लैंड का, कि बैरिया ने किस पे कब्जा किया हुआ है और कौन सी जमीन जो है वो बाहर किया है। तो इसके ऊपर आप क्या मैं आपको बताऊं, इनिशियली कभी भी कोई बिल्डर प्लान करता है ना कोई एरिया, उसे कोई जुरिडिक्शन डिफाइन करता है, तो सबसे पहला जो एनओसी होता है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इशू करता है बाउंड्री वॉल का। ठीक है, इसमें डिमार्केशन होती है, बुर्जीज लगती हैं, जमीन की आइडेंटिफिकेशन होती है, बुर्जीज लगती हैं। ये बुर्जीज लग चुकी हैं 2014 में और उसके तहत बाउंड्री वॉल्स बैरिया ने जो क्रिएट की थी वो बन चुकी हैं, ठीक है। अब उसको दोबारा ऑर्डर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, हो सकता है कि कोई बाउंड्री इन्होंने एक्सटेंड की हो और ज़मीनें परचेज की हो बैरिया ने, या कोई और ज़मीनें एक्वायर कर ली हो, वो नए ऑर्डर के तहत दोबारा इसकी डिमार्केशन होगी। यानी ये ऐसा फैसला है, मैं अब क्या बताऊँ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, कुछ कहूँगा तो फिर वो कंडेम ऑफ कोर्ट होगा कि अब 10 साल के बाद। मगर एक चीज़ इसमें ये है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में, ये कि जो कब्जा शुदा ज़मीन है उसका सर्वे, उसकी डिमार्केशन या उसका सर्वे होगा, कब्जा की हुई ज़मीन। हाँ। ये लफ्ज़ फैसले में है, तो इंक्रोचमेंट को उन्होंने जो हाईलाइट किया है, तो ये हो जाएगा, कोई मसला नहीं इसमें। देखिए मैं एक और चीज़ बड़े आपको पॉइंट की बात बता रहा हूँ, हम जब मेन जिना एवेन्यू से एंटर होते हैं, एक चीज़ आपने कभी महसूस की होगी, आप भी माशाल्लाह यहाँ के सीनियर तरीन आदमी हैं, लेफ्ट साइड पे बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन है बैरिया की, जिना के राइट एंड पर इतनी ज़्यादा नहीं है एज कंपेरिजन करें, है लेफ्ट साइड पे मुख्तलिफ परसेंट है, 1 2 ज़्यादा आबादी, कमर्शियल 1 A B, फिर आगे विलास देखा जाए तो ये साइड पे अपार्टमेंट्स के बाद जो है ना कुछ नहीं है, ठीक है, आगे बहुत कम है जी। ये क्या है, ये किसी ने इसको अंडरस्टैंड किया है? आप देहात कॉन्कर का मैप लें, इस दिए का कैंकर तो अंग्रेज के ज़माने का बना हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि ये सारी सर्वे ज़मीनें हैं, ये जो इस प्राइवेट लैंड है, ये वहाँ सरकारी ज़मीन है राइट हैंड पर ज़्यादातर, ठीक है। तो अब वहाँ उन्होंने इतनी कंस्ट्रक्शन नहीं की, अब सेफ साइड के तौर पर बह गए हैं। जो वहाँ पर सर्वे ज़मीनें हैं जो जिना के राइट हैंड पर, ठीक है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन की है, जैसे बैरिया अपार्टमेंट बने हैं, आगे हॉस्पिटल है, इसके अलावा आगे भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। तो कहने का मकसद ये है, पार्क ज़्यादा है, या डेंजू पार्क आपको मिलेगा, चिपरी पार्क मिलेंगे, इस तरह राइट हैंड साइड पे चूँकि सरकारी नाकिलात ज़मीनें, जैसे मैंने आपको कहा कि पब्लिक वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो इस तरफ आपको ज़्यादा पार्क मिलेंगे, मस्जिद भी आपको इसी तरफ मिलेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो है ना वो चीज़ें खुद बताती हैं, जगहें खुद बताती हैं कि क्या क्या स्टेटस है। अब ये समझने वाला चाहिए कि वो अगर समझ जाए तो वो फिर जो है ना वो बेहतर तौर पर उसको राय कायम कर सकता है। ठीक है, अच्छा सर, मेरा आपसे आखिरी सवाल होगा हमारा आपसे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने जो बैरिया टाउन ने क्लेम किया है इसके अंदर अदालत के अंदर जाकर कि हमें जो ज़मीन थी वो 16,000 समथिंग एकड़ थी, जबकि जो हमें मिली है वो तकरीबन 11,000 एकड़ मिली है, तो इस पॉइंट के ऊपर आप क्या मिली है 11,000 रुपये? मेरे 11,000 एकड़ जो है वो मिली। जी, वैसे तो मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक लगभग कुछ 40,000 एकड़ बैरिया के पास ज़मीन है, ठीक है। ये वो ज़मीन का जिक्र हो रहा है जो नाकिलात ज़मीन है, ठीक है। अपनी जो उन्होंने परचेज की है वो तो अराउंड टोटल 40,000 के करीब है मेरे अपनी नॉलेज के मुताबिक।
अब इसमें जो डेफिनेटली सही कह रहे हैं आप कि इन्होंने 16,000 का क्लेम किया, 11,000 होंगी। ये तो अब उसका जो अप्रूव मैप असल में इस इदारे का अप्रूव मैप नहीं है। अप्रूवल जो होती है डिफरेंट अथॉरिटी से, उसके अंदर ये चीज़ हाईलाइट होगी। अभी ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि इसका प्रॉपर सर्वे हो जाएगा, तो ये चीज़ भी हाईलाइट हो जाएगी कि कितनी ऐसी सरकारी ज़मीनें हैं जो यहाँ पर है। वैसे तो एक फिगर इस वेबसाइट है sindzameen.gos.pk, उस पर जाकर एक आम पाकिस्तानी शहरी भी सर्च करके देख सकता है कि इस देहा काउंटर का महल वकूफ़ क्या है और यहाँ पर जो है वो कौन सा प्रेसिडेंट किस जगह पर फिट हो रहा है। जी वो सर, अमानुल्लाह पंजवानी किस्से के साथ हमने आपकी मुलाकात जो है वो करवाई, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा नई चीज़ें और बहुत सारी आपकी जो कन्फ्यूजन्स हैं खासतौर पर बहरे के जो इन्वेस्टर्स की, वो हमारी आज की वीडियो से जो है वो ज़रूर लाजमी तौर पर जो है वो क्लियर होंगी। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए आप हमें जो हमारे चैनल को आप जो है फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।